चार दोस्त मिलकर एक फार्म हाउस पर गए थे जिसके नाम रवि, कुलदीप, पुनीत और संजय थे। ये फार्म हाउस रवि के जीजाजी का था, जिसने ये फार्म हाउस 1 महीने पहले ही खरीदा था। न जाने इतना आलीशान फार्म हाउस जिसकी कीमत 50 लाख से भी ज़्यादा थी, रवि के जीजाजी को सिर्फ 25 लाखों में ही मिल गया था। खैर, यही सब बातें करते हुए रवि उन सबको फार्म हाउस के अंदर ले गया। उन चारों ने वहाँ बहुत मस्ती की। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था जिसमें चारों ने खूब मस्ती की। दिन भर की मस्ती के बाद वो सभी दोस्त थक गए थे। फिर वो चारों दोस्त वहाँ एक हॉल में जाकर बैठ गए थे। फिर कुलदीप बोला कि उसने सुना है कि ऐसे वीरान फार्म हाउस में भूत रहते हैं। तभी संजय बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। रवि भले ही उस घर के मालिक का साला था, लेकिन उसे भी फार्म हाउस के बारे में नहीं मालूम था। वो इन सब भूत पिशाच वाली बातों से बहुत डरता था। इसीलिए वो बोला कि ऐसी बातें मत करो। ये देख पुनीत बोला कि क्यों ना हम भूतों को बुलाने वाला गेम खेलें। ये सुनकर रवि ने साफ मना कर दिया, लेकिन पुनीत ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। और फिर कुलदीप ने कहा कि डरो मत, ये सब एक गेम है। उन सब ने के इतना बोलने के बाद रवि मान गया था। फिर वो सब उस फार्म हाउस में उस गेम के संबंधित सामग्री ढूंढने लगे। नींबू, मोमबत्ती, सिंदूर। कुछ ही समय बाद उन्हें ये सारी सामग्री मिल गई थी। वो सभी दोस्त एक गोला बनाकर बैठ गए। चारों ने अपने चारों तरफ एक एक गोले में मोमबत्तियाँ जला दी थी और सिंदूर से एक क्रॉस उनके बीच में बना लिया था और उसने एक नींबू काट कर रख दिया था। तभी कुलदीप ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो लोग गूगल पर देखकर भूतों को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। वो लोग सोच रहे थे कि आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी एक खिड़की अचानक से खुलती है। आवाज़ से सारा सामान इधर उधर होने लगता है, लेकिन अब तक किसी ने भी अपना हाथ नहीं छोड़ा था। लेकिन अब खिड़की से बाहर से किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी, मानो जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा था। ये आवाज़ें सुनकर चारों दोस्त के पसीने छूट गए थे। हवा के साथ धूल भी इतनी आ रही थी कि रूम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवि इन सबसे इतना डर गया था कि वो उनसे अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया। वो एक कोने में जाकर छिप गया। तभी अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। हवा भी रुक गई और वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। धीरे धीरे वो धुआं भी हट गया। आसपास देखने के बाद कुलदीप ने कहा कि रवि कहाँ गया। तीनों दोस्त मिलकर रवि को ढूंढने लगे। तभी संजय को रवि दिख गया। वो एक कुर्सी के पीछे कोने में सर झुकाकर बैठा था। संजय ने कुलदीप और पुनीत को बुलाया। जब वो तीनों दोस्त रवि के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि वो वहाँ पर ऐसे क्यों बैठा है। तभी रवि ने अपना मुंह धीरे से ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी तरह घूम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें ऊपर की तरफ खींच रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और फिर रवि एक लड़की की आवाज़ में चिल्लाने लगा। ये सब देख वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। वो तीनों रवि को छोड़कर फार्म हाउस से बाहर भाग गए, लेकिन फार्म हाउस के आसपास एक भी घर नहीं था। वो सभी वहाँ पर नए थे, इसलिए किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए। तभी उन्हें अंधेरे में कोई आते हुए दिखाई देता है, जो कि एक बाबा लग रहे थे। बाबा को देखकर वो तीनों उनके चरण में गिर गए। पुनीत बोला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और रोते रोते पूरी कहानी उस बाबा को बताई। फिर बाबा ने कहा कि वो उनके साथ चले गए। फिर बाबा और वो तीनों फार्म हाउस की तरफ चलने लगे।
जब वो फार्म हाउस पहुँचे तो उन सब ने देखा कि पूरे फार्म हाउस में अंधेरा हो गया था। तब बाबा ने उनसे कहा कि वो सब बाहर ही रुके, सिर्फ वो ही अंदर जाएंगे। फिर बाबा अंदर गए तो रूम में जाते ही रवि ने उन पर हमला किया, जिससे बाबा ज़मीन पर गिर गए। लेकिन बाबा के पास एक पवित्र जल था। उन्होंने जल को रवि पर छिड़क दिया, जिससे रवि चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और लड़कियों की आवाज़ में रोने लगा। फिर रवि ने बाबा को देख धीरे से कुछ कहा। उसके बाद बाबा बाहर आकर कुलदीप से कहा कि पुलिस को बुलाओ। तब कुलदीप ने पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ गई। बाबा ने कहा कि बस एक इंस्पेक्टर ही अंदर आ सकता है। फिर इंस्पेक्टर भी बाबा के पीछे उस कमरे में गया। अब बाबा ने रवि को कहा कि अब बताओ क्या बताना चाहते हो। तब रवि बोला कि उसका नाम चेतना था। वो बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। एक दिन अचानक उसके बॉयफ्रेंड रमेश का कॉल आया था। उसने चेतना से कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो उसे मिलने के लिए फार्म हाउस पर बुला रहा था। उसके एक्सीडेंट का सुनकर वो बहुत डर गई और बिना कुछ सोचे वो उस फार्म हाउस पर मिलने आ गई। तब चेतना ने देखा कि रमेश पूरी तरह से स्वस्थ था और उसके 2 और दोस्त वहाँ पर बैठे थे और शराब पी रहे थे। ये देखकर चेतना ने रमेश पर गुस्सा किया और वो वहाँ से जाने लगी। तभी रमेश बोला कि उसे जाने देने के लिए वहाँ पर नहीं बुलाया था और रमेश चेतना को अपने साथ एक रूम में ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जाने लगा। रमेश के पीछे उसके दोनों दोस्त भी चले गए और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। चेतना लगातार चिल्लाती रही थी कि उसे छोड़ दो, लेकिन उन तीनों ने उसे नहीं छोड़ा। चेतना बहुत चिल्ला रही थी। तभी रमेश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ कोई सुन न ले। जब चेतना के शरीर में हलचल होना बंद हो गई तो रमेश ने देखा कि चेतना मर चुकी थी। रमेश ने उसके मुंह के साथ साथ नाक पर भी हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देख वो तीनों काफ़ी घबरा गए थे। तभी रमेश बोला कि वो उसकी लाश को फार्म हाउस के पीछे गार्डन में दफना देंगे और ऐसा करके वो तीनों वहाँ से भाग गए। पिछले 2 महीनों से वो वहीं पर कैद घूम रही थी। ये सब सुन बाबा और पुलिस इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखते ही रह गए। तब इंस्पेक्टर ने पीछे वाले गार्डन में खुदाई करवाई तो चेतना की लाश मिली, जिससे ये साबित हो गया कि वो सच कह रही थी। तब उन लोगों को समझ आया कि इतना महंगा फार्म हाउस इतने सस्ते में कैसे मिल गया था। इन सब सबूतों के आधार पर रमेश और उसके दोनों दोस्तों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चेतना की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। उसकी बॉडी पर मिले बाल और नाखूनों से मिले सैंपल के डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो तीनों ने ही चेतना का मर्डर किया था। कार्रवाई के कारण वो तीनों ने ये भी मान लिया कि उन्होंने पहले चेतना का रेप किया था और रमेश की लापरवाही की वजह से चेतना की मौत हुई। अभी वो तीनों ही जेल में अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं। चेतना की बॉडी को उसके घर वाले को भेज दिया गया। उसके घर वाले ने उसका अंतिम संस्कार किया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें चेतना को इंसाफ भी मिला और मुक्ति भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।